हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डेटा फ्रेम के बचे हुए टॉपिक्स करेंगे, जैसे कि सिलेक्टिंग डेटा फ्रेम, रोज एंड कॉलम्स बेस्ड ऑन बुलियन कंडीशंस, बुलियन इंडेक्सिंग एंड बाइनरी ऑपरेशंस ऑन डेटा फ्रेम। तो ये हमने क्या किया है, डेटा फ्रेम क्रिएट किया है CLS1 नाम का। ये डेटा फ्रेम का आउटपुट है। अब हमने क्या किया है, पहली कमांड से तो इसे प्रिंट कराया था डेटा फ्रेम को, दैट्स इट्स आउटपुट। और फिर हमने क्या करवाया है, हमने एक बुलियन कंडीशन अप्लाई की है, दैट इज डेटा फ्रेम का नाम और फिर कंडीशन अप्लाई की कि डेटा फ्रेम में जो जो वैल्यूज 50 से ज्यादा है उनके लिए ट्रू प्रिंट हो जाएगा और जिनके लिए कंडीशन फॉल्स है उनके लिए फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो क्योंकि ये एक वेक्टर ऑपरेशन है, तो वेक्टर ऑपरेशन में क्या होता है, वो हर एलिमेंट पर अप्लाई होता है। तो यानी वो इस 50 को हर एलिमेंट के साथ चेक करेगा, क्या 43 50 से बड़ा है, नहीं है। इफ इट इज नॉट ग्रेटर तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। इसी तरीके से वो फिर 42 को कंपेयर करेगा, फिर 40 को करेगा, 23 41 53। और क्योंकि 53 50 से ज्यादा है इसलिए वहां पर क्या प्रिंट हो रहा है, ट्रू। यहाँ भी ट्रू प्रिंट होगा, यहाँ भी ट्रू प्रिंट होगा, यहाँ भी ट्रू प्रिंट होगा। ये फिर से छोटी वैल्यूज आ गई है तो इनके लिए फॉल्स प्रिंट होगा। लेकिन हमें कुछ ऐसा नहीं चाहिए था। हमें क्या चाहिए था कि वैल्यूज ट्रू और फॉल्स आने के बजाय कुछ ऐसे आए कि जो जो वैल्यूज 50 से ज्यादा है वो एलिमेंट्स ही प्रिंट हो। तो उसके लिए हमने क्या चेंज करना है, हम जब प्रिंट की कमांड देंगे तो अपनी कंडीशन को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करेंगे। हमने क्या किया, अपने डेटा फ्रेम का नाम लिखा और फिर डेटा फ्रेम में जिस कंडीशन को, जिस बुलियन कंडीशन को अप्लाई करना था वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी। तो अब जो आउटपुट आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, जो जो वैल्यू हमारी ट्रू थी वो वैल्यू प्रिंट हो रही है। और एक और चीज हम ध्यान देंगे, यहाँ पर जो वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं वो फ्लोटिंग नंबर्स हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जितनी भी नॉन मैचिंग वैल्यूज थी, जो फॉल्स वैल्यूज आ रही थी, जिनके लिए एलिमेंट नहीं प्रिंट हो रहा, उनके लिए क्या वैल्यू प्रिंट हो रही है, नॉट अ नंबर वैल्यू। और नॉट अ नंबर वैल्यू इंटीजर टाइप को सपोर्ट नहीं करता है, वो फ्लोट टाइप को सपोर्ट करता है। इसीलिए पाइथन ने इंटीजर वैल्यूज को भी अपग्रेड कर दिया है, किसमें, फ्लोट वैल्यूज में। देयर इज अप्लाइंग कंडीशन टू सिंगल कॉलम। अभी तो हमने क्या किया है, अभी हमने पूरे डेटा फ्रेम पर कंडीशन लगाई थी, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि किसी सिंगल कॉलम या सिंगल रो पर अगर कंडीशन लगाए तो उस केस में क्या कर सकते हैं हम, जैसे हमें हमारा डेटा फ्रेम ये है, इस डेटा फ्रेम में हम चाहते हैं कि सिर्फ इंग्लिश वाला जो कॉलम है उसकी वैल्यूज कंपेयर हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, डेटा फ्रेम का नाम यूज किया, स्क्वायर ब्रैकेट्स में कंडीशन अप्लाई की, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारा क्या किया है, हमने जिस कॉलम पर कंडीशन लगानी थी उस कॉलम का नाम हमने स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन किया है। तो अब क्या हो रहा है, अब आउटपुट प्रिंट हो रहा है फिर से वही ट्रू फॉल्स के टर्म्स में, लेकिन सिर्फ किसके लिए प्रिंट हो रहा है, इंग्लिश कॉलम के लिए। अब फिर से वही बात, अगर हम ट्रू और फॉल्स की टर्म्स में वैल्यू रिटर्न होने के बजाय अगर हम चाहते हैं उन एलिमेंट्स की वैल्यू प्रिंट हो जो 50 से ज्यादा है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो हमने क्या किया, डेटा फ्रेम का नाम यूज किया और स्क्वायर ब्रैकेट्स में फिर से डेटा फ्रेम का नाम यूज करते हुए ये बताया कि कौन से कॉलम पर हमें कंडीशन लगानी है और कंडीशन अप्लाई की। यानी हमने एक तरीके से डेटा फ्रेम के इंडेक्स की तरह कंडीशन को पास कर दिया है। जब हमने ऐसा किया तो आप आउटपुट देख रहे हैं क्या आया। अब आउटपुट आपका इंग्लिश वाले कॉलम में जिस रो के लिए इंग्लिश की वैल्यू 50 से ज्यादा थी, सिर्फ वो वाली वैल्यू प्रिंट हो रही है, लेकिन उसकी पूरी रो प्रिंट होगी। उसके इंग्लिश के मार्क्स भी, मैथ्स के मार्क्स भी और हिंदी के मार्क्स भी प्रिंट हो रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज शोइंग उसका इंडेक्स जिसकी वैल्यू 50 से ज्यादा थी, उसके इंग्लिश के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स एंड हिंदी के मार्क्स। और अगर हम इसकी जगह ये वाली कमांड यूज करते कि हमारे डेटा फ्रेम का नाम, फिर डॉट LOC लोकेशन एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्लास का नाम और आपके कॉलम का नाम, यानी अब कंडीशन पास कर दी आपने, तो भी क्या है, सेम आउटपुट शो हो रहा है। यानी हमने जैसा भी हमने पहले लिखा हुआ था उसके आगे सिर्फ अगर डॉट LOC यूज कर लेते हैं तब भी यही आउटपुट आता है। द नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग डेटा फ्रेम्स विद बुलियन इंडेक्सेस। अभी तक तो हमने क्या किया था, वी वर सिलेक्टिंग द कॉलम्स बेस्ड ऑन सर्टेन बुलियन कंडीशंस। अब हमारा क्या है कि हमारे इंडेक्सेस ही कैसे हो, बुलियन हो। ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिया है हमने, मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और ऑनलाइन क्लासेस किस किस दिन है, अगर जिस दिन ऑनलाइन क्लासेस हुई है तो उस दिन कितनी कितनी क्लासेस लगी है, कितने कितने लेक्चर्स लगे हैं। तो हमने क्या किया, पहले एक डेज नाम की लिस्ट बनाई जिसमें डेज मेंशन किए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। फिर एक क्लासेस नाम की लिस्ट बनाई जिसमें ये बताया कि मंडे को कितनी क्लासेस लगी, ट्यूसडे को कितनी क्लासेस लगी, वेडनेसडे को कोई ऑनलाइन क्लास नहीं हुई, थर्सडे को 3 क्लासेस लगी, फ्राइडे को 5 एंड अगेन सैटरडे को कोई क्लास नहीं हुई।
फिर हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की जिसमें कीज की फॉर्म में क्या लिखा, डेज एंड नंबर ऑफ क्लासेस। डेज में हमने पास किया डेज लिस्ट को, नंबर ऑफ क्लासेस में हमने क्लासेस लिस्ट को पास किया। फिर हमने इस डिक्शनरी को किस में कन्वर्ट कर दिया, डेटा फ्रेम में। सो उसके लिए क्या किया, डेटा फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल टू pandas library डॉट डेटा फ्रेम एंड देन हमारी डिक्शनरी का नाम, और फिर इंडेक्स के लिए हमने क्या वैल्यूज पास की हैं, बुलियन वैल्यूज पास की हैं अपने इंडेक्स के लिए। अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो क्या होता था, बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से वैल्यूज आती थी। और अब एक और बात ध्यान देनी है, जब भी हम कुछ स्ट्रिंग की फॉर्म में टाइप कर रहे होते हैं तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं, ट्रू फॉल्स इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर जो हमारे ट्रू और फॉल्स है वो कोई स्ट्रिंग नहीं है, वो एक बुलियन वैल्यू है और कीवर्ड की तरह यूज होती है पाइथन में, इसीलिए उनके ऊपर ये सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन का मार्क नहीं आएगा। और साथ ही एक और बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें ट्रू को इस तरीके से नहीं लिखना है, ये एक आइडेंटिफायर बन जाएगा, ट्रू का टी कैपिटल हो और फॉल्स का एफ भी कैपिटल हो। फिर हमने अपने डेटा फ्रेम को प्रिंट कराया। तो आप देख रहे हैं इंडेक्स किसकी फॉर्म में आ रहा है, आपका बुलियन वैल्यूज की फॉर्म में। जिस दिन क्लासेस लगी थी उसको हमने ट्रू से डिनोट किया है, जिस दिन कोई भी क्लास नहीं लगी उसको हमने फॉल्स से डिनोट किया है। अब क्या कर रहे हैं हम ट्रू और फॉल्स की जगह इंडेक्स की वैल्यू को 1 और 0 की फॉर्म में भी दे सकते थे, जहां 1 किसके लिए स्टैंड करेगा, ट्रू के लिए, और 0 फॉल्स के लिए। अब हमें कुछ ऐसा चाहिए था कि आउटपुट में सिर्फ वो वैल्यूज आए जिनके लिए इंडेक्स क्या है, ट्रू। तो ऐसे के लिए हमने क्या किया, हमने क्या कमांड यूज की, df.loc, और अपनी कंडीशन में क्या पास कर दिया, बुलियन कंडीशन में क्या पास कर दिया, ट्रू। यानी इंडेक्स में हमने क्या वैल्यू पास कर दी, ट्रू। तो यानी जहां जहां इंडेक्स की वैल्यू ट्रू होगी वहां, जैसे यहां पर ट्रू थी, यहां ट्रू ट्रू ट्रू, सिर्फ 4 ही केसेस में, मंडे ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, उन्हीं के लिए वैल्यू ट्रू थी। तो सिर्फ ट्रू वाले केसेस ही रिटर्न कर रहे हैं विद डेज नेम एंड नंबर ऑफ क्लासेस। यही चीज हम फॉल्स के लिए भी कर सकते थे। अगर हम चाहते हैं कि फॉल्स वाली वैल्यूज ही प्रिंट हो तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, df.loc false। तो अब केस क्या है, जो सिर्फ फॉल्स वाली वैल्यूज थी सिर्फ वही प्रिंट होकर आ रही है, और इन्हीं फॉल्स और ट्रू वाली वैल्यूज को हम 0 और 1 की फॉर्म में भी प्रिंट करा सकते हैं। जब अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0 लिख देंगे तो फॉल्स वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी और 1 लिख देंगे तो ट्रू वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। सो हियर इज द आउटपुट। Now selecting data from a data frame using Boolean conditions। इस तरीके का एग्जाम्पल हम पहले भी देख चुके हैं। अब उसी एग्जाम्पल को जो हमने अभी किया था, जो डेटा फ्रेम हमने क्रिएट किया हुआ था कि किस दिन क्लास लग रही है किस दिन क्लास नहीं लग रही है, उसकी हेल्प से अगर हमें बुलियन कंडीशन को लगाते हुए अगर डेटा को सिलेक्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे। हमने क्या किया, हमने डेटा फ्रेम का नाम यूज किया .loc और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में कंडीशन पास की कि डेटा फ्रेम में वो वैल्यूज जहां पर नंबर ऑफ क्लासेस वाला कॉलम नेम, उसके लिए जब ग्रेटर देन 0 वैल्यू अगर है तो हम क्या प्रिंट कराएं, तो हम सिर्फ उन्हीं की वैल्यू प्रिंट कराएं। यानी जब जब क्लास लग रही है, यानी जब जब वैल्यू 0 से ज्यादा है, सिर्फ वो वाली वैल्यूज प्रिंट हो। तो क्योंकि नंबर ऑफ क्लासेस इनके लिए 0 से ज्यादा थी, 5 4 3 5, तो सिर्फ यही आपका आउटपुट शो हो रहा है। देन इज आइटरेशन इन डेटा फ्रेम। कई बार कुछ आइटरेटिव ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, ना सिर्फ डेटा फ्रेम में, सीरीज में भी करने पड़ सकते हैं, नॉर्मल किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। आइटरेशन का क्या मतलब है, जब कोई चीज रिपीटेडली यूज हो रही हो, जैसे हम फॉर लूप वगैरह यूज किया करते थे, उनकी जगह हम डेटा फ्रेम में कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आइटर रोज एंड आइटर आइटम्स। तो जो आइटर रोज मेथड है वो क्या करता है, इट रिप्रेजेंट्स डेटा फ्रेम रो वाइज सबसेट्स। यानी अगर हमें रो वाइज सबसेट्स चाहिए तो हम क्या यूज करेंगे, आइटर रोज, और अगर हमें कॉलम वाइज सबसेट फाइंड आउट करने हैं तो हम क्या यूज करेंगे, आइटर आइटम्स मेथड। इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे यहां पर हमने क्या किया, एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया df1 डिक्शनरी की हेल्प से। तो आइटर रोज कैसे यूज हो रही है, फॉर लूप शुरू किया, रो सीरीज इन डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम आइटर रोज मेथड। और फिर हमें ये देखने के लिए कि किस तरीके से वो आइटरेट कर रहा है, हम क्या करवा सकते हैं, हम प्रिंट करा सकते हैं कि रो इंडेक्स प्रिंट करे, उसके लिए क्या वैल्यू प्रिंट होगी, रो की वैल्यू प्रिंट होगी। और फिर हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, पूरी रो सीरीज प्रिंट करा रहे हैं, ताकि समझ अच्छे से आए, इसलिए बीच में एक और मैसेज दिया है कंटेनिंग।
तो देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है इसमें। तो जो डेटा फ्रेम में जो वैल्यूज हैं वो 1 बाय 1 प्रोसेस होंगी, यानी रो वाइज प्रिंट होंगी। तो पहली रो अगर हम देखें तो वो किसके लिए है, Q1 के लिए। सो फर्स्ट क्वार्टर में क्या हो रहा है कि 2015 में कितनी वैल्यू है, सो 2015 में कितनी वैल्यू है, यानी ये सीरीज की फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करेगा। इसी तरीके से अब सेकंड रो के लिए वैल्यूज प्रिंट होंगी कि Q2 में 2015 में कितनी वैल्यू, 2016 में कितनी और 2017 में कितनी, इसलिए ये अब रो 2 के लिए प्रिंट कर रहा है। देन थर्ड रो इंडेक्स के लिए दैट इज Q3 के लिए, फिर Q3 के लिए वैल्यूज प्रिंट होंगी, इसी तरीके से Q4 के लिए। यानी इसने क्या किया, डेटा को रो वाइज जो है वो आइटरेट किया, रो वाइज जो है वो एक्सेस किया और इसको किस में कन्वर्ट करके आउटपुट दिया, हर रो को एक सीरीज की फॉर्म में कन्वर्ट करके इन्होंने इस मेथड ने आउटपुट दिया। अब सेम चीज आप किस तरीके से आइटरेट कर सकते थे, सेम डेटा फ्रेम को आप कॉलम वाइज भी आइटरेट कर सकते थे। फिर वो क्या करेगा, कॉलम को सीरीज की फॉर्म में रिटर्न करके देगा। जैसे पहले क्या लिखा था, रो, अब क्या लिखे, कॉल, यानी कॉलम के लिए, और फिर कॉलम की सीरीज इन डेटा फ्रेम डॉट आइटर आइटम्स। अगर हम कुछ ऐसा करते हैं तो वो क्या रिटर्न करेगा, आपका पहले कॉलम रिटर्न कर रहा है, ये हमने प्रिंट करवाया कि कॉलम प्रिंट कर दे ताकि हमें पता चले कि कौन से कॉलम के लिए वैल्यू प्रिंट हो रही है। फिर उसके बाद प्रिंट कंटेनिंग, फिर हमारी कॉल सीरीज को प्रिंट करवा रहे हैं क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक एक करके कॉलम को और उससे रिलेटेड डेटा जो उसके अंदर जो डेटा है उस कॉलम में उसको एक्सेस करेगा, ये आइटर आइटम्स। क्योंकि हमें पता है कि आइटर आइटम मेथड क्या करता है, वो कॉलम वाइज डेटा को एक्सेस करता है। तो अब अगर हम देखें तो पहले कॉलम का नाम क्या है, 2015। सो 2015 में कॉलम की सीरीज, यानी उसकी जो ये सीरीज है, जो ये ऑब्जेक्ट्स है, जो ये वैल्यूज हैं, अब कॉलम वाइज प्रिंट हो जाएंगी। सो Q1 के लिए क्या वैल्यू है, Q2 के लिए, Q3 के लिए, Q4 के लिए, चारों वैल्यूज इस तरीके से सीरीज की फॉर्म में आपके आउटपुट में शो होंगी। और अब कैसे शो हो रही है, ये कॉलम वाइज सीरीज शो हो रही है। फिर 2016 के लिए शो होंगी, इसी तरीके से 2017 के लिए। नाउ लेट अस डिस्कस बाइनरी ऑपरेशंस इन डेटा फ्रेम। बाइनरी शब्द का ही मतलब क्या है, दो, यानी जहां पर दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ेगी, इसे ऑपरेटर्स को क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस। So it is possible to perform addition, subtraction, multiplication and division operation on data frame. तो हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो इनके लिए हम इन डेटा फ्रेम्स का यूज करने वाले हैं DF1, DF2, DF3, DF4। ये हम मान लेते हैं कि हमने इस तरीके से 4 डेटा फ्रेम्स क्रिएट कर लिए हैं। तो 1 बाय 1 हर बाइनरी ऑपरेशन को हम समझेंगे। अब देखिए, तो बाइनरी ऑपरेशन भी आपका जो है वो डाटा अलाइनमेंट रूल को फॉलो करता है, यानी हमारे इंडिसेस जो है वो मैच होने चाहिए। अगर हमारे इंडिसेस, रो इंडिसेस हो चाहे कॉलम इंडिसेस हैं, अगर वो मैच नहीं होंगे तो उसके लिए क्या वैल्यू शो होगी, नॉट अ नंबर। और इसी डेटा अलाइनमेंट, इसी मैचिंग इंडिसेस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, मैचिंग। अब मान लीजिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एडिशन में हमने दो डेटा फ्रेम्स को ऐड किया, डेटा फ्रेम 1 एंड डेटा फ्रेम 3। तो यहाँ पर हमारे इंडिसेस जो है वो मैच नहीं हो रहे क्योंकि हमारा जो रो इंडेक्स है 2 डेटा फ्रेम 1 में, डेटा फ्रेम 3 में ऐसा कोई रो इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। तो क्योंकि यहाँ ऐसा कोई रो इंडेक्स अवेलेबल नहीं है तो उन वैल्यूज के लिए क्या वैल्यू प्रिंट होकर आ गई, नॉट अ नंबर वैल्यू। और बाकी की वैल्यूज के साथ क्या हुआ, 100 प्लस 1 क्या होता है, 101, 2 प्लस 200 क्या होता है, 202। मतलब बाकी वैल्यूज हर एक एलिमेंट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होकर शो हो रहा है। और एक और बात फिर से ध्यान देंगे कि यहाँ पर दोनों ही वैल्यूज कैसी थी, इंटीजर टाइप की थी, लेकिन आंसर में कैसी शो हो रही है, डेसिमल में, यानी फ्लोट वैल्यूज शो हो रही है। ऐसा क्यों, क्योंकि जिस भी डेटा में नॉट अ नंबर वैल्यू आ जाएगी तो हमें ध्यान रखना है कि वो तो इंटीजर्स को सपोर्ट ही नहीं करता है, तो इसीलिए पाइथन उसको अपग्रेड कर देगा किसमें, फ्लोटिंग में। फिर इसी तरीके से हमने DF1 और DF2 को ऐड किया। तो यहाँ क्योंकि दोनों इंडेक्स मैच कर रहे थे इसलिए कोई नॉट अ नंबर वैल्यू नहीं आई और इसका आउटपुट जो है हर एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होकर शो हो गया है। हमने किसको, DF1 को, DF2 को ऐड कराया। तो 10 प्लस 1 कितना, 11, 20 प्लस 2 कितना, 22। इस तरीके से हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो ऐड होकर आ गया है और इन सबकी वैल्यू जो है वो किस तरीके की है, इंटीजर टाइप की, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नॉट अ नंबर वैल्यू नहीं थी। इसी तरीके से आपका DF1 और DF4 इनका भी इंडेक्स मैच कर रहा था, रो इंडेक्स तो मैच कर रहा था लेकिन इनका कॉलम इंडेक्स मैच नहीं कर रहा था क्योंकि DF4 में C नाम का कोई कॉलम नहीं है, तो इसलिए वहां पर नॉट अ नंबर वैल्यू शो
हो रही है। अब देखो, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉलम में एक भी इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हमें फ्लोट में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बाकी सारी वैल्यू आपकी इंटीजर फॉर्म में शो रही है। यहां पर नॉट अ नंबर के फॉर्म में क्यों शो हो रहा था कि अगर हम इस पर्टिकुलर कॉलम को देखें तो यहाँ पर एक जो रो थी वो नॉट अ नंबर वैल्यू थी, इसलिए इसके सारे कॉलम्स के जो एलिमेंट्स थे वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गए। सेम इसी तरीके से इस कॉलम में भी आपकी एक वैल्यू नॉट अ नंबर थी, तो इसलिए यहाँ पर फ्लोटिंग वैल्यूज थी। पर क्योंकि ये कॉलम तो अकेला है, अलग से सी जो कॉलम है उसमें सारे ही एलिमेंट नॉट अ नंबर टाइप के हैं, तो किसी को अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि कॉलम बी में कोई भी नॉट अ नंबर वैल्यू नहीं थी। तो ये तो था एक तरीका आपका एडिशन परफॉर्म करवाने का। दूसरा तरीका आपका एडिशन परफॉर्म करवाने का क्या है कि आप डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम लिखें, डॉट ऑपरेटर यूज करें और फिर ऐड मेथड यूज करें। ऐड मेथड के अंदर जिस डेटा फ्रेम को आप ऐड कराना चाहते हैं उसे पास कर दें। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, डेटा फ्रेम 1 के अंदर किसे ऐड करवाया है, डेटा फ्रेम 2 में, यानी हमने डॉट ऐड यूज करते हुए, यानी ऐड मेथड को यूज करते हुए ऐड कराया है। तब भी सेम ही चीजें होंगी, जहां पर नॉन मैचिंग इंडिसेस होंगे वहां पर NaN आ जाएगा, बाकी एज इट इज ऐड हो जाएंगे, यानी ये भी सेम रिजल्ट देगा। देन इज डेटा फ्रेम डॉट आर एड का मतलब है रिवर्स एड, यानी यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि इसमें तो क्या हो रहा था कि डेटा फ्रेम 1 के अंदर कौन ऐड हो रहा था, डेटा फ्रेम 2। अब रिवर्स एड में क्या हो जाएगा, जो वैल्यू पैरेंथेसिस के अंदर है यानी डेटा फ्रेम 2, उसके अंदर कौन ऐड हो रहा है, डेटा फ्रेम 1। आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं या 10th क्लास तक तो मैथ्स सबने पढ़ा ही है, तो वहां पर हमें पता है कि एडिशन जो है वो एक कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है। कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है कि चाहे मैं 1+2 लिखूं या 2+1, बात तो एक ही है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो इसीलिए यहां पर भी इसमें चाहे मैं डेटा फ्रेम 2 में डेटा फ्रेम 1 की वैल्यूज ऐड करूं या डेटा फ्रेम 1 में डेटा फ्रेम 2 की वैल्यूज ऐड करूं, बात तो सेम ही है। तो इसीलिए रिवर्स एडिशन भी आपको कैसा रिजल्ट देगा, वो भी आपको सेम वैल्यूज रिटर्न करके देगा। यानी ये तीनों के तीनों तरीके किस चीज के हैं आपके एडिशन परफॉर्म करने के लिए, यानी सीधा प्लस साइन का यूज करना, डेटा फ्रेम 1 डॉट ऐड पैरामीटर की फॉर्म में दूसरे डेटा फ्रेम को पास करना, और डेटा फ्रेम 1 डॉट रिवर्स ऐड और फिर उसमें पैरामीटर को पास करना। ये तीनों तरीके आपको सेम वैल्यू रिटर्न करते हैं। नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही होगा, एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्ट होगा, ये भी एक वेक्टराइज्ड ऑपरेशन है, इसमें भी हर एलिमेंट एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होगा। अब इसमें भी आप ध्यान से अगर देखें तो एडिशन की तरह 3 तरीके शो कर रखे हैं, df1 माइनस df2, df1 डॉट ऐड की जगह क्या आ गया क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब, और फिर पैरामीटर में df2, और दूसरा इसी तरीके से df1 डॉट आर सब यानी रिवर्स सब df2। अब तक आप अपनी कॉमन सेंस यूज कर ही चुके होंगे कि सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर मैं ऐसे लिखूं 2 माइनस 1 तो अलग बात है, और मैं अगर 1 में से 2 को माइनस करूं तो अलग बात है। तो क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता तो इसलिए इनके जो रिजल्ट्स हैं वो सेम नहीं आएंगे, उनके साइन में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो सेम आए तो पैरामीटर जो है अगर यहाँ df2 है तो उसको चेंज करके df1 करें, तब तो वैल्यू सेम आएगी, अदरवाइज आपकी वैल्यू डिफरेंट आएगी, उनके साइन में जो है वो चेंज मिलेगा। सो लेट्स सी वन बाय वन। अगर मैं डेटा फ्रेम 1 में से डेटा फ्रेम 2 को माइनस करना चाहती हूँ तो एक तरीका तो ये है, और हमने क्या किया, डेटा फ्रेम 1 में क्या वैल्यू है 1, डेटा फ्रेम 2 में क्या वैल्यू है 10, 1 minus 10 is -9, so that is why it is returning -9. In the same way 2 minus 20 is -18, 3 minus 30 is -27, 4 minus 40 is -36। इस तरीके से हर एलिमेंट पर ये ऑपरेशन अप्लाई होगा और आउटपुट शो होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम डेटा फ्रेम 1 में से डेटा फ्रेम 3 को माइनस करें तब भी इसी तरीके से हर एलिमेंट एक दूसरे में से माइनस होगा। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से एडिशन में था यहाँ पर भी ऐसे ही है कि आपके रो इंडेक्स जो है वो मैचिंग नहीं है, डेटा फ्रेम 1 में 2 है, डेटा फ्रेम 3 में 2 नहीं है। तो ऐसे केस में हमने क्या किया था, नॉट अ नंबर वैल्यू को ऐड किया था। तो जब नॉट अ नंबर वैल्यू ऐड होगी तो हर कॉलम में हम देखेंगे कि जहां जहां नॉट अ नंबर वैल्यू है उसके हर कॉलम की वैल्यू जो है वो चेंज होकर इंटीजर से चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लोट में। ठीक इसी तरीके से आपका डेटा फ्रेम 1 माइनस डेटा फ्रेम 4 हो रहा है। अब सब्ट्रैक्शन मेथड भी आपका बिल्कुल सेम आउटपुट रिटर्न करेगा जैसा कि आपका df1 माइनस df2 कर रहा था। अब आ गया आपका रिवर्स सब्ट्रैक्शन।
रिवर्स सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, उसमें साइन का डिफरेंस आ जाएगा, और उसकी रीजन मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन कर ही दी थी एक सिंपल सा एग्जांपल में। देन इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन भी वेक्टराइज्ड ऑपरेशन है, हर एलिमेंट एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम df1 और df2 को मल्टीप्लाई करने लगे तो df1 का पहला एलिमेंट क्या है 1 और इसका क्या है 10। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 विल बी 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 विल बी 40। तो इस तरीके से हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। इस पर भी नॉन मैचिंग इंडिसेस वाला रूल अप्लाई होता है कि उनके लिए नॉट अ नंबर वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब दूसरा तरीका क्या है इसका, df1 डॉट मल्टीप्लीकेशन MUL, मल्टीप्लीकेशन मेथड, मल मेथड। सो उसमें भी आपकी क्या है, सेम वैल्यूज रिटर्न होंगी। और यहाँ पर हम अगर रिवर्स df1 डॉट RMUL यानी रिवर्स मल्टीप्लीकेशन करने लगे तब भी आपको पता है मल्टीप्लीकेशन भी जो है वो कैसा लो फॉलो करती है, कॉम्यूटेटिव लो को फॉलो करती है, क्योंकि वो कॉम्यूटेटिव लो को फॉलो करती है। यानी अगर हम ऐसे लिखे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 या ऐसे लिखे 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 एक ही रिजल्ट शो होगा। तो इसमें भी रिवर्स मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो भी इक्विवेलेंट या बिल्कुल बराबर रिजल्ट आपको शो करेगा। देन इज डिवीजन। अब डिवीजन में भी आप खुद से सोच लीजिए, अगर हम ऐसे करते हैं 2 डिवाइडेड बाय 10 या 10 डिवाइडेड बाय 2, दोनों में फर्क है। यानी अगर हम डिवीजन करें तो 1/5 आ रहा है, रिवर्स डिवीजन करें तो आंसर क्या आ रहा है 5। तो ये भी आपका कॉम्यूटेटिव लो फॉलो नहीं करता। तो इसमें भी आपके जो रिवर्स डिवीजन होने वाली है, जो रिवर्स डिवीजन मेथड यूज करने वाले हैं, उसमें आउटपुट क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। बाकी अगर हम नॉर्मली परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस को df1 डिवाइडेड बाय df2 और df1 डिवाइडेड बाय df2, इन दोनों का रिजल्ट कैसा आएगा, सेम आएगा। लेकिन वही अगर हम रिवर्स डिवीजन मेथड यूज करेंगे तो उसमें क्या है, आपका आंसर डिफरेंट आएगा। जैसे इस केस में, तो अगर हम रिवर्स डिवीजन मेथड यूज करते हैं तो उस केस में क्या है, आंसर डिफरेंट आएगा। हाँ, आप आंसर सेम ला सकते हैं, पर उसके लिए क्या करेंगे, पैरामीटर्स को भी रिवर्स कर दीजिए। यानी जो वैल्यू पैरेंथेसिस के अंदर थी उसको बाहर ले आइए और जो बाहर थी उसको अंदर ले आइए, तब आउटपुट सेम आ जाएगा। यानी हम क्या कहना चाहते हैं, अगर हम कुछ ऐसा कर दें df2 डॉट रिवर्स डिवीजन df1 तो ही वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम df2 को df1 से डिवाइड कर रहे हैं, तब वैल्यू सेम आ जाएगी। अदरवाइज क्या है, अगर हम सेम पैरामीटर्स पास करते चले df1 डिवीजन में और df1 डॉट रिवर्स डिवीजन में, तो आउटपुट क्या है, डिफरेंट शो होगा।